को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आप सबका विष्णु योग दर्शन में। और हम लोग आज बात करेंगे प्राणायाम पर। प्राणायाम हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें जानना आवश्यक है। प्राणायाम से हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग 4 प्रकार के प्राणायाम। 4 प्रकार के प्राणायाम अगर आप अपने जीवन में रोजाना एक रूटीन से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा और आप पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब क्या होता है, इसे भी जानना जरूरी है। नाड़ी मतलब हमारा जो एनर्जी चैनल है, और शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। तो हमारा जो एनर्जी चैनल है ना, उसका प्यूरिफिकेशन सबसे पहली चीज है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को नॉर्मली हम अनुलोम विलोम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा इससे हटके है, ठीक है ना, लेकिन उसका फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो अनुलोम विलोम है। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम से। तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपनी जीवन शैली में इसे उतारने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए, चिन्मय मुद्रा में इस तरह से हाथों को लगा के और अपने दोनों उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के पास इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। और अब इसे विष्णु मुद्रा भी कहा जाता है। तो मुद्राओं पे भी हमें ध्यान नहीं देना है, अभी हमें सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पूर्ण रूप से हमें अच्छे से देखना है, सीखना है और फिर करना है, ठीक है ना। तो क्या मैंने अभी क्या कहा था, नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमारी नाक की जो दाहिनी छिद्र है ना, हम उसे बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और बाईं तरफ से हम श्वास को खींचेंगे। श्वास को खींचा और फिर हम बाईं नासिका छिद्र को बंद करेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी से ले लेंगे सांस को, फिर बाईं से छोड़ेंगे। इस तरह से ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का फर्स्ट स्टेप है। इसको नाड़ी शोधन पूर्ण रूप से करने के लिए पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना होगा। तो अनुलोम विलोम आपने सीख लिया होगा मेरे विचार से। सबसे पहले एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब हम बैठे तो कोई स्थिर आसन में, क्योंकि हठ योग में हमेशा ये कहा गया है कि कोई स्थिर आसन को ग्रहण करें, ठीक है। और चाहे सिद्धासन में, पद्मासन में, और आप नहीं बैठ सकते हैं उन दोनों आसनों में, आप बीमार रहते हैं या आपके पैरों में परेशानी है, तो एटलीस्ट आपको सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठ के हमेशा कहा जाता है कि कमर को हमें सीधी रखनी चाहिए। अगर आप कमर को सीधी नहीं रखेंगे तो आप में तामसी गुण, ठीक है ना, तमो गुण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे झुके, ऐसे इधर उधर करके नहीं, कोशिश करें कि थोड़ा हम स्ट्रेट बैठे, कमर गर्दन सीधी रखें। और फिर इस तरह से मुद्रा बना के, इस तरह से विष्णु मुद्रा बना के देखिए कौन कौन सी अंगुलियां लगती हैं ये, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। और इस तरह से हम अंगूठे से दाहिनी नासिका छिद्र को दबाएंगे, बाईं से सांस को खींचेंगे, फिर दाहिनी से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से खींच लेते हैं, फिर बाईं से छोड़ देते हैं। और बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, बिल्कुल स्माइल रखनी है फेस पे, शांत भावना रखनी है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। इसको सभी कोई कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन की शिकायत हो, नींद, चित, मतलब कोई भी कर सकता है इसको। जैसे मैंने अभी बताया धीमी गति से अनुलोम विलोम को। फायदे इसके मैं गिना दूं तो बहुत सारे। पहले तो मैंने क्या कहा, नाड़ी शोधन, ठीक है, एनर्जी चैनल का प्यूरिफिकेशन करता है। तो अगर हमारा एनर्जी चैनल का प्यूरिफिकेशन हो गया तो समझ ही सकते हैं कि हमारी एनर्जी किस तरह से चैनलाइज होगी, हमें कितना हमारे मतलब बीमारियां दूर होगी।
इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले कि आपके जो नाड़ी को का ये शोधन करता है, आपके एनर्जी चैनल को प्यूरिफिकेशन करता है, जिससे आपको अपार शक्ति मिलती है। हर नस नाड़ियों में ना ये हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जब हम ये करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, तो ये फायदे हो गए। नींद अच्छी आती है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, अगर नींद नहीं आती है तो वो होगी। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है ना, तो अनुलोम विलोम अगर आप कंटिन्यू मतलब डेली, छोड़ना नहीं है इसको, अगर इसको रेगुलर एक रूटीन के साथ खासकर मॉर्निंग में खाली पेट करते हैं तो वो आपकी माइग्रेन की शिकायत दूर होगी। आंखों से रिलेटेड परेशानियां दूर होती है। साइनोसैक्टिक की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी हमारी खत्म होती है। तो इस बहुत सारे और भी फायदे हैं जो मैं गिना नहीं सकती। तो इसे हमें करना है। पहला ये प्राणायाम हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की। तो दूसरा मैडम कौन सा प्राणायाम होगा, कोई पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे मैं बता देती हूँ कि ऋतु योग दर्शन में आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की। दूसरा प्राणायाम हमारी आती है भस्त्रिका। भस्त्रिका हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। भस्त्रिका ना क्या है, एक्चुअली भस्त्रिका को दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला वर्जन मैं बताती हूँ, जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड से प्राणायाम ले रहे हैं या किसी के गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं, मैं उन सबके लिए बताती हूँ। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम सूची में मुद्रा बना लीजिए, कमर गर्दन सीधी, और हमेशा हमें ना प्राणायाम करने के समय आंखों को बंद रखना चाहिए। आंखें बंद, इससे क्या होती है ना, हमारी एनर्जी मतलब संग्रहित होती है। संग्रहित का मतलब मैं कहूँ तो आपको ना अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, और आप चाहें तो कुछ अच्छा सा सोच भी सकते हैं, कुछ ध्यान भी कर सकते हैं इसमें, इस दरमियान। तो करते हैं हम। भस्त्रिका की मैं बात कर रही थी। तो जो बीमार रहते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए है। देखिए, इस तरह से लंबी गहरी सांस खींचेंगे। खींचते समय ना हमारी पेट अंदर जाती है और हमारा छाती जो है ना, डायफ्राम, वो फूलता है। इस चीज का ध्यान रखें। और जब हम छोड़ते हैं तो हमारी पेट अंदर की तरफ जाती है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो आपको देखना है कि मेरा क्या हो रहा है। और मैं आपको नंबर भी मेरा यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो भस्त्रिका का फर्स्ट जो हम दर्शन कर रहे हैं वो देख लीजिए, इस तरह से। खासकर हाई ब्लड प्रेशर वाले इसी तरह से करेंगे। इसके फायदे क्या हैं? इसके सबसे पहले फायदे हैं कि आपके अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको अगर कफ जनित कोई रोग है, आपको थायराइड की समस्या है, वो सारे खत्म होंगे। ये भी बॉडी की प्यूरिफिकेशन करती है, नस नाड़ियों को खोलती है, ठीक है। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है ये हमारी भस्त्रिका हो गई। अब देखिए, थोड़ा इसका लंबा स्ट्रोक अगर हमें लगाना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से ये थोड़ा उससे एडवांस हो गया, जो मैंने पहले करके दिखाया था, ये भस्त्रिका की। लेकिन इसे नॉर्मल लोग करेंगे जिन्हें कोई परेशानी ना हो पेट में या हृदय रोग से संबंधित। लेकिन जिन्हें थायराइड है तो इसको बिल्कुल करिए। थायराइड ग्रंथि को ये बिल्कुल एक्टिव करता है, ठीक है। हम लोग आगे के वीडियो में इसको भी समझेंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, वो थायराइड ग्रंथि कौन सी हार्मोन को रिलीज करती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं बॉडी को, ये सब भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं प्राणायाम पे, ठीक है। स्माइल करते हुए बिल्कुल शांत मुद्रा में, और स्ट्रेट बैक, दाएं बाएं लेफ्ट, कैसे भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आसनों की बात है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपकी सुविधा हो। आगे हम पद्मासन और सिद्धासन की भी बात करेंगे। जैसे अभी मैं सुखासन में, तो प्राणायाम की बातें हो गई। अब आगे हमारी बारी है। अभी मैं उद्गीत की बात ले रही हूँ, ठीक है।
उद्गीत प्राणायाम में हम ओम का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले ना, ये अगर हम मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, जिन्हें कहते हैं बहुत स्ट्रेस रहता है, तो उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। थायराइड वालों के लिए अच्छी है। जिन्हें थोड़ा जिनकी थोड़ी चिंता रहती है, उनके लिए अच्छी चीजें हैं। और मैं बताऊं तो ये हमारे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को दूर करती है, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करती है, और भी बहुत अनगिनत फायदे हैं। और साथ साथ में ना ये लंग्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करती है, सर में दर्द हो उसे भी सही करता है, और ब्लड में ना ऑक्सीजन की लेवल को इंक्रीज करता है ये। और साथ में हमें मानसिक रूप से इंटरनल एक अद्भुत अनोखी अनुभव देती है। पता है क्यों? क्योंकि हम इसमें ना ओम का उच्चारण करते हैं, और ओम तो पता है ना आपको कितना ताकतवर है ना। ये चलिए स्टार्ट करते हैं उद्गीत प्राणायाम। चलिए इस तरह से कैसे करेंगे, मुद्रा आपकी मर्जी, आप इस तरह से लगा लो चिन्ह में। दूसरी आप इस तरह से लगा सकते हो, ये वायु मुद्रा भी कहलाती है। अगर आपको गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप वायु मुद्रा ऐसे लगा सकते हो और ऐसे बैठ सकते हो, क्योंकि आप ऐसे जो है ना घर में नॉर्मली ऐसे मुद्रा लगा के नहीं बैठ सकते। अगर आपकी वात की शिकायत हो ना, तो आप ये मुद्रा लगा के बैठो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। ओके, तो फिर से थोड़ी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी किसकी बात की थी? उज्जाई की। तो शुरू करें। चल, कैसे करना है उज्जाई? देखिए, लंबी गहरी सांस हम खींचेंगे और उसे ओम के उच्चारण के साथ बाहर निकालें। ठीक है, तो करते हैं कैसे करना है, देखिए। और शुरुआत में आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिस से हम इसे एक आध महीने में हम इसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपनी जो स्टेमिना है। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे श्वास प्रश्वास को इस तरह से देखिए। आप छोट आप छोटे शॉर्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। और वैसे अगर आप करते करते जब आप आपकी अभ्यास बढ़ेगी तो फिर हम बताएंगे कि इसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। देखिए इस तरह। और शुरुआत में आप जब करेंगे ना, तो आपको थोड़ी गले में खराश जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। लेकिन आपको शुरुआत करनी है एकदम आराम आराम से। ठीक है, कहीं कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर अवेलेबल है, इस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब चौथे प्राणायाम की मैं बात कर ही लेती हूँ। चौथा जो प्राणायाम है ना, वो हमारा है कपालभाति। ठीक है, तो कपालभाति हम कैसे करते हैं? कपालभाति में ना हम जो सांस लेते हैं ना, वो बहुत नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ते जब है ना, तो वो स्ट्रोक की साथ छोड़ते हैं। वास्तव में ना कपालभाति सटक्रिया के अंदर आती है, ये एक क्रिया है ना कि प्राणायाम। लेकिन हम अभी प्राणायाम में इसको जोड़ कर रखा गया है, तो मैंने भी बोल दिया कि ये प्राणायाम। सटक्रिया का क्या काम है? शरीर की शुद्धि। तो ये हमारे शरीर की शुद्धि का काम करती है। खासकर जो कपालभाति प्राणायाम है ना, ये मधुमेह जिन्हें डायबिटीज जिन्हें बोलते हैं, या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जिन्हें गैस की एसिडिटी की शिकायत होती है, आजकल कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज की बीमारी है वो आम बात हो गई है। इन सारी चीजों में जो परेशानी होती है ना, उनके लिए ज्यादा लाभदायक है। लाभदायक हर एक बीमारियों में, जैसे आप कपालभाति करते हैं ना, तो हेमोग्लोबिन अगर आपका कम है, अगर आप रेगुलर कपालभाति कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इतनी मतलब कपालभाति इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी इम्पोर्टेंट क्रिया है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो बहुत लंबे स्ट्रोक के साथ आप लोगों को ज्यादा स्ट्रोक नहीं लगाने हैं शुरुआत में। शुरुआत में जब हम स्टार्ट करेंगे ना, जब हम प्राणायाम को, तो इस तरह से मुद्रा बना के, चिन्ह मुद्रा बना के ये क्या करना है, देखो कपालभाति। देखिए,
सांस जब अंदर जाती है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब सामने वाले को नहीं, लेकिन जब आप बाहर करते हो ना, देखो इस तरह से, जब आप सांस को स्ट्रोक के साथ, मतलब हमारी जो पेट है ना वो अंदर इस तरह से अंदर चली जाती है और चेस्ट ऊपर आती है, ठीक है, पाल आती है, तो करते हैं। ये हुई कपालभाति, हमें शुरुआत में ऐसे ही करना है। अब पांचवें प्राणायाम की, मैं 5 प्राणायाम की बात की थी, बात करते हैं पांचवें प्राणायाम। और पांचवा प्राणायाम हमारा रहेगा भ्रामरी, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भ्रामरी के जो फायदे हैं ना, सबसे पहले जिन्हें स्ट्रेस रहती है, जिन्हें नींद अच्छी नहीं आती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, अगर आपके कोनो कोनो कान में शिकायत है, कानों की बीमारियां हैं, पानी का आना, मतलब या नाक में बीमारी है, इस तरह की कई तरह की बीमारियां हैं, तो वो भी आपका थायराइड के लिए भी जो भ्रामरी मुद्रा है वो अच्छी है। स्ट्रेस को कम करता है, सर दर्द को कम करता है, माइग्रेन को कम करता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं पहले भ्रामरी करके बताती हूँ, फिर कहती हूँ, ठीक है। तो भ्रामरी कैसे करेंगे, देखो अंगूठे को हमें कान में लगा लेना है, इसे, और हमारी जो तर्जनी और मध्यमा अंगुली है ना, जिसे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर भी बोलते हैं, इस तरह से आंखों पे पॉइंटर को हम आईब्रो के ऊपर लगाएंगे, और सॉरी, रिंग फिंगर को, कनिष्ठिका अंगुली को ना हम इस तरह नोस्ट्रल के पास, नोज के पास नीचे साइड से लगा लिया, ठीक है। बहुत जोर से हमें ना आंखों को नहीं दबाना है, बहुत आराम से हमें रखनी है, और हमें सांस लेनी है लंबी, और गले से लाइट हनी दी, यानी भमरे की तरह आवाज निकालनी है, ठीक है। फिर पहले आप लोग एक बार मुझे देख लीजिए। हम्म, 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 अभी आंखों से हाथ को हटाएंगे, आंखें हमारी थोड़ी देर बंद रहेगी, और इस तरह दोनों हथेलियों को ना आपस में थोड़ा हम रगड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है, आराम से। जब आप पूरे हथेलियों को रगड़ेंगे ना इस तरह से, और अगर आपको कभी जल्दी हो तो क्या करेंगे, ठीक है, इस पर थोड़ी गर्म हो जाए तो आंखों पे हल्के हाथों से, दबाना नहीं है आंखों को, आंखों को हल्के हाथों से इस तरह से रख लीजिए। आपकी जो हथेलियों की गर्माहट है ना, वो जब हमारी आंखें ऑब्जर्व कर ले, अवशोषित कर ले, तो फिर धीरे धीरे इस तरह से चेहरे पर लगाते हुए हमें हाथों को हटा लेना है, ठीक है। बात कर रही थी मैं भ्रामरी की, तो हमें एक, मतलब सामान्य साउंड देनी, ठीक है, इसे आवाज को निकालना है। ये नहीं कि कभी ऊंची कर दिए कभी नीची कर दिए। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए भी भ्रामरी बहुत फायदेमंद है, आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपको, मैंने पहले भी बताया, जैसे कि एनीमिया है, सब का प्रॉब्लम है, या आपके कान में कोई परेशानी है, उसे भी ये दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो दोस्तों, साथियों, सबको मेरा फिर से प्रणाम है, सबको मेरा फिर से प्रणाम, सबको मेरा फिर से प्रणाम है। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इनसे आप जितना फायदा उठा सके उठाइए। और मेरा नंबर है, आप इन पर मुझे कॉल कर अगर आपको कोई परेशानी हो, अगर दिक्कत लगे, तो आप मुझसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। मेरा सेशन चलता है जूम पे, आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वहां से आप बेनिफिट्स अपने योगा से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत रहे, कि आपको कुछ सीखना रहे, एडवांस आसन हो, प्राणायाम हो, कोई भी चीजें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
तो आप लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस इस तरह के भी मिलते रहें। और लास्ट में मैं ये बता देती हूँ कि ये प्राणायाम के फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसे रेगुलर अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं। वो उसका टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया और आप बताओगे कि मैं मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। ऐसा नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। ओके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।